नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर अनीता यादव है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय कैंपस लॉ सेंटर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। तो दोस्तों, जो आज के हमारी चर्चा का विषय है वह है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, जिसको हम इंग्लिश में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी कहते हैं। तो आज की इस चर्चा में हम जानेंगे कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या है, इसके कार्य क्या हैं, इसकी शक्तियां क्या हैं और क्यों जरूरी है इस आयोग के बारे में जानना। इसके पहले हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात करें। आइए जरा एक नजर डालते हैं मानव अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे। दोस्तों, जब हम मानव अधिकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो जो सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है वह है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। यह दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पारित किया गया था और यही कारण है कि हम हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, जिसको इंग्लिश में ह्यूमन राइट्स डे भी कहा जाता है, उसको मनाते हैं। और यही कारण है, इसी ऐतिहासिक दस्तावेज की वजह से भारत में भी मानवाधिकारों को मजबूती देने के लिए और उसको संरक्षण करने के लिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 भारत सरकार द्वारा पारित किया गया। और इसी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्माण की बात कही गई है। और यही अधिनियम दोस्तों राज्य सरकारों को भी यह शक्ति देता है कि वह अपने राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग का निर्माण कर सके। तो आइए अब बात करते हैं कि मानव अधिकार क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये नाम में ही विदित है, मानवों का अधिकार। वो अधिकार जो हमें मानव होने के नाते प्राप्त हैं, वो अधिकार जो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव, जाति के, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म, रंग आदि किसी भी बिना भेदभाव के सारे मनुष्यों को दिए गए हैं, प्राप्त हैं। जैसे रोजगार का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इसी प्रकार से बहुत से सारे मानव अधिकार होते हैं। जहां तक हम इसकी विधिक परिभाषा की बात करें तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 में मानव अधिकार की परिभाषा को दिया गया है। इसके अनुसार अगर हम मानव अधिकार की बात करें तो वह उन मानव अधिकारों की बात करता है जो प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित होते हैं, जो हमारे भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं या फिर किसी अंतरराष्ट्रीय संविधा द्वारा सन्निविष्ट और भारत में न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। तो ये तो बात हुई मानव अधिकारों की। अब आइए जानते हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है क्या। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। इसके अगर मुख्यालय की बात करें तो मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आइए अब एक नजर डालते हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संरचना कैसी है, इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, कौन से लोग काम करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 में कुछ संशोधन किए गए इसकी संरचना को लेके। तो जब हम इसकी संरचना की बात करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें एक अध्यक्ष और इसमें 5 सदस्य होते हैं। जहां तक अध्यक्ष की बात है, वो भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। और अब संशोधन के द्वारा यह भी जोड़ दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के कोई भी न्यायाधीश भी अब अध्यक्ष हो सकते हैं। जहां तक सदस्यों की बात है तो उसमें से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश या फिर जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो वो भी सदस्य हो सकते हैं। इसी प्रकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो सेवा में है या सेवानिवृत्त हो गए हैं वो भी सदस्य हो सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार की आयोग की संरचना में 3 सदस्यों का भी प्रावधान किया गया है
और ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें एक महिला सदस्य होने की अनिवार्यता भी रखी गई है। जहां तक इनकी योग्यता की बात की जाए दोस्तों, तो इन सभी को मानव अधिकार से संबंधित मामलों में ज्ञान होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि ये सरकारी संस्थान से ही आते हों। कोई भी, चाहे वो एनजीओ से हो, किसी भी गैर सरकारी संगठन, केवल इसमें यही योग्यता होनी चाहिए कि उन्हें मानव अधिकार से संबंधित मामलों का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा इसमें कुछ पदेन सदस्यों का भी प्रावधान किया गया है। जैसा कि आप सूची में देख सकते हैं, इसमें सारे महत्वपूर्ण निकायों के अध्यक्ष को पदेन सदस्य बनाया गया है। और हाल में ही 2019 में इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और विकलांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त अध्यक्ष को भी पदेन सदस्य की मान्यता दी गई है। तो ये तो बात हुई राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संरचना की। मुझे आशा है इससे आपको इस बात की जानकारी जरूर मिल गई होगी कि इसकी आयोग की संरचना में दोनों प्रकार के न्यायिक और गैर न्यायिक लोग होते हैं। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कार्य है क्या, ये करता क्या है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग चाहे तो स्वयं पहल करके या फिर कोई पीड़ित जिसके मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, या फिर राष्ट्रीय मानव अधिकार उन शिकायतों का भी संज्ञान ले सकता है जहां पे कोई लोक सेवक, जिसको पब्लिक सर्वेंट भी कहते हैं, के द्वारा इस प्रकार के हनन की रोकथाम में लापरवाही की गई। इसके अलावा इसका एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है, ये चाहे तो जेल का दौरा कर सकता है, वहां पे देख सकता है कि वहां पे कैदियों की स्थिति कैसी है, उनके खाने पीने, उनके रहने, उनके स्वास्थ्य को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण काम आयोग का है, वह है लोगों के बीच मानव अधिकार से जुड़े अधिकारों का प्रचार और प्रसार करना। वह सेमिनार के माध्यम से कर सकते हैं, मीडिया या अन्य माध्यमों से कर सकते हैं। और चाहे तो आयोग राज्य और केंद्र सरकार के मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की सिफारिशें भी कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यों की। अब समझते हैं कि इनकी शक्तियां क्या हैं। जहां तक की शक्तियों का बात है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत सारी सिविल कोड की शक्तियां प्राप्त है। और वो शक्तियां क्या है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। चाहे तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग गवाहों की उपस्थिति हेतु सम्मन भेज सकता है, किसी दस्तावेज को ढूंढना एवं प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है, हलफनामे पे साक्ष्य प्राप्त कर सकता है, गवाहों अथवा दस्तावेजों की जांच के लिए शासन पत्र भी जारी कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास दंड देने का प्रावधान नहीं है। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पे, आखिर शिकायत दर्ज करने के संबंध में प्रक्रिया क्या है। तो आइए इसको समझते हैं। कोई भी पीड़ित, और अगर मान लीजिए पीड़ित पढ़ा लिखा नहीं है, तो पीड़ित की तरफ से कोई भी व्यक्ति आयोग में शिकायत कर सकता है। अब शिकायत कौन सी भाषा में की जाए? शिकायत चाहे तो अंग्रेजी भाषा में हो सकती है, हिंदी में, या संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में लिखित रूप में की जानी चाहिए। शिकायत करने के दो तरीके हैं। पहला, शिकायत या तो डाक के द्वारा की जा सकती है, जहां पे आप आयोग के मुख्यालय में अपनी शिकायत को भेज सकते हैं। अगर आप डाक के द्वारा अपनी शिकायत को नहीं भेजना चाहते, तो आप एनएचआरसी की वेबसाइट के माध्यम से भी अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी शिकायतों का कोई शुल्क नहीं लगता। और ये जरूरी है कि आप जब भी शिकायत एनएचआरसी को भेजें, उसमें पीड़ित का नाम, उसकी उम्र, लिंग, धर्म, जाति और जिस राज्य और जिले से घटना संबंधित है उसका पूरा विवरण और स्पष्ट रूप से विवरण दें। आइए अब जानते हैं कि शिकायतों की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार की शिकायतें आप आयोग में दर्ज करा सकते हैं। मान लीजिए कि पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज करने से मना करती है, तो ऐसी स्थिति में आप चाहें तो आयोग में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपको किसी झूठे मामले में फंसाया गया है, आपकी अवैध गिरफ्तारी हुई है, और अगर मान लीजिए कोई मुद्दा बधवा मजदूरी, बाल मजदूरी या किसी बाल विवाह से संबंधित है, या कोई मुद्दा दहेज से संबंधित है, या महिलाओं के यौन शोषण से भी जो अगर कोई मुद्दा संबंधित है, तो आप चाहे तो
इस आयोग में शिकायत दर्ज करा सके। तो ये तो बात हुई शिकायतों की प्रकृति की। अब बात करते हैं ऐसी कौन सी शिकायतें जिन पे आयोग विचार नहीं करेगा, और ये बड़ी ध्यान देने योग्य बात है। तो सामान्यतः वह शिकायतें जो घटना के 1 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, ऐसी शिकायतें आयोग संज्ञान में नहीं लेगी। तो ये आप जरूर ध्यान रखिए, जैसे ही आपके मानवाधिकारों का उल्लंघन हो, बिना देर किए आप तुरंत अपनी शिकायत दर्ज कराएं। आयोग ऐसी भी शिकायतों को नहीं लेगा जो न्यायाधीन मामलों के संबंध में हो, जो अस्पष्ट हो, जिनमें अनाम हो, किसी का नाम ना हो, या फिर जो ओछी प्रकृति की हो। तो ऐसी शिकायतें आयोग द्वारा विचार नहीं की जाएंगी। अब हम आते हैं कि शिकायतें दर्ज कैसे करें। अब हमें शिकायतों की प्रकृति के बारे में पता चल चुका है, इसको अब हमें दर्ज करना कैसे करना चाहिए, आइए इसके बारे में हम सीखते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप चाहे अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप आयोग की वेबसाइट पे चले जाइए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये आयोग की वेबसाइट है जहां पे आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप चाहे तो उसको हिंदी भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं राज्यों का चयन। मान लीजिए कोई मानवाधिकार उल्लंघन की समस्या उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश का चयन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर डालते ही आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा, जिसको डालते ही एक फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपको अपनी सारी शिकायत का विवरण देना होगा। तो ये तो बात हुई ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की। अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज नहीं करना चाहते, अपनी शिकायत डाक के द्वारा भेजना चाहते, वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आप एनएचआरसी की वेबसाइट पे जाइए, जिसमें आप शिकायत ऑफलाइन शिकायत दर्ज करने का प्रारूप देख सकते हैं। उसमें क्या क्या चीजें विवरण देना आवश्यक है, जैसा कि आप देख सकते हैं शिकायत में शिकायतें कैसे दर्ज करें, शिकायत का पंजीकरण का प्रारूप क्या होना चाहिए, ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण, चाहे तो आप अपनी शिकायत का स्टेटस भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं जांच के बाद क्या होगा। आपने शिकायत दर्ज कर दी, जाहिर सी बात है आप सबको जानना यह जरूरी है कि किस प्रकार की राहतें, किस प्रकार की रेमेडीज आयोग दे सकता है। तो आइए जानते हैं कि जांच के बाद आयोग के क्या कदम होते हैं। तो अगर देखा जाए तो जांच पूरी होने के बाद अगर आयोग को लगता है कि मानव अधिकार के हनन इस शिकायत में हुआ है, या फिर कोई लोक सेवक द्वारा मानव अधिकार के हनन को रोकने में लापरवाही का पता चला है, तो आयोग उससे संबंधित सरकार अथवा प्राधिकरण को अभियोजन हेतु कार्रवाई प्रारंभ करने अथवा संबंध व्यक्तियों के विरुद्ध आयोग जैसा भी ठीक समझे अन्य कार्रवाई करने की संस्तुति कर सकता है। इसके अलावा आयोग चाहे तो उच्चतम न्यायालय अथवा संबंधित उच्च न्यायालय से इस प्रकार के निर्देशों, आदेशों अथवा रिट जैसा भी वह न्यायालय आवश्यक समझे के लिए संपर्क कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आयोग को लगता है कि मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो चाहे तो आयोग रिट भी फाइल कर सकता है किसी भी उचित न्यायालय में, और ऐसा कई बार आयोग ने किया है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम चकमा शरणार्थी का केस ले सकते हैं, जिसमें आयोग के हस्तक्षेप की वजह से ही चकमा शरणार्थियों के अधिकारों का संरक्षण न्यायालय द्वारा किया गया था। इसके अलावा आयोग पीड़ित अथवा उसके परिवार के सदस्यों के लिए जैसा भी आयोग आवश्यक समझे तत्कालीन अंतरिम राहत की स्वीकृति हेतु संबंध सरकार अथवा प्राधिकारों के लिए संस्तुतियां कर सकता है। इसका मतलब अगर आयोग चाहे तो मुआवजे के लिए संस्तुतियां उस संबंधित सरकार से कर सकता है। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है वह यह है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसार आयोग को केवल सिफारिश करने का अधिकार देती है। आयोग के पास किसी भी प्रकार की दंड देने का पावर नहीं है। अब हम आते हैं ये आयोग से संबंधित विवरण को लेके। तो ये आयोग से संबंधित विवरण है जहां पे अगर कोई शिकायत दर्ज करना चाहे, डाक के माध्यम से भेजना चाहे तो ये संबंधित विवरण है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में जानने को मिला होगा और ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। धन्यवाद।